जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ कांच की ऊंची इमारतें हैं, दुनिया की बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, सड़क पर करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं और दूसरी तरफ सड़कों पर घुटनों घुटनों तक भरा हुआ पानी है। गाड़ियां पानी में फंसी हैं, लोग कई कई घंटे जाम में खड़े हैं। सवाल है कि जिस शहर को भारत की मिलेनियम सिटी कहा जाता है, वो थोड़ी ही देर की तेज बारिश में इतना बेबस कैसे हो जाती है। 24 अगस्त 2026 को गुरुग्राम में करीब 75 मिलीलीटर बारिश हुई। इसके बाद गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड, सिकंदरपुर, सेक्टर 46 और वाटिका चौक समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। कहीं किलोमीटर लंबा जाम लगा तो कहीं लोगों को चंद किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे लग गए। हालात ऐसे बने कि 25 अगस्त को स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस करवानी पड़ी, जबकि बहुत से कॉर्पोरेट कर्मचारियों को घर से काम करना पड़ा। सबसे ज्यादा चर्चा गोल्फ कोर्स रोड की हुई। ये गुरुग्राम के सबसे महंगे इलाकों में से एक है, जहां कुछ अपार्टमेंट्स की कीमत 85 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। लेकिन बारिश के बाद इन्हीं आलीशान इमारतों के बाहर सड़कें पानी से भर गईं। लग्जरी गाड़ियां जलभराव के बीच फंसी दिखाई दी। यानी जिस जगह एक घर खरीदने के लिए कई पीढ़ियों की कमाई भी कम पड़ जाए, वहां बारिश का पानी निकालने का भरोसेमंद रास्ता तक नहीं है। हर साल की तरह शहर एक बार फिर डूब गया। लेकिन ऐसा बार बार क्यों होता है? इसके प्राकृतिक नाले कैसे गायब हो गए? इस परेशानी का कोई पक्का समाधान है भी, या हर मॉनसून में यही तस्वीर दोहराई जाएगी? आज अनकही में इसी पर बात होगी, लेकिन पहले गुरुग्राम की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि इस शहर के डूबने की वजह उसके बनने के तरीके में ही छिपी हुई है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसकी कहानी पहले जान ली जाए। गुरुग्राम हमेशा से ऊंची इमारतों वाला शहर नहीं हुआ करता था। कभी यहाँ दूर दूर तक खेत और छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। मान्यता है कि महाभारत के समय पांडवों और कौरवों ने यह इलाका गुरु द्रोणाचार्य को भेंट किया था, इसलिए इसे पहले गुरुग्राम यानी कि गुरु का गांव कहा गया। समय के साथ इसका नाम गुड़गांव पड़ा और फिर 2016 में आधिकारिक नाम दोबारा से गुरुग्राम कर दिया गया। सदियों तक ये इलाका खेती पर डिपेंडेंट रहा। आजादी के बाद गुरुग्राम पंजाब का हिस्सा बना। फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना तो गुरुग्राम भी नए राज्य में शामिल हो गया। उस समय यहाँ आज जैसी चमक धमक की कल्पना भी मुश्किल थी। 1961 में इसकी आबादी सिर्फ 37,868 थी। 1970 के दशक तक इसकी पहचान छोटे कस्बे से ज्यादा नहीं थी। फिर 1980 के दशक में कहानी ने मोड़ लिया। 1981 में भारत सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की। इसके बाद जापान की सुजुकी कंपनी के साथ साझेदारी हुई और गुरुग्राम में कार बनाने का एक प्लांट शुरू हुआ। दिसंबर 1983 में पहली मारुति 800 बाजार में आई। इस एक फैक्ट्री ने पूरे इलाके की दिशा बदल दी। नौकरियां पैदा हुई, छोटी बड़ी सब्सिडरी कंपनीज आईं, उद्योग विहार जैसे औद्योगिक इलाके विकसित हुए। मजदूरों, इंजीनियर्स और कारोबारियों का गुरुग्राम आना बढ़ता चला गया। लेकिन असली रफ्तार 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था खुलने के बाद आई। विदेशी कंपनियों को दिल्ली के पास बड़े और सस्ते दफ्तर चाहिए थे। गुरुग्राम में काफी जमीन खाली पड़ी थी, जहां प्राइवेट डेवलपर्स तेजी से डेवलपमेंट कर रहे थे। 1997 में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने डीएलएफ के साथ यहां बड़ा आउटसोर्सिंग ऑपरेशन शुरू किया। यहीं से गुरुग्राम में बीपीओ और कॉर्पोरेट ऑफिसेस की संस्कृति ने मजबूत जड़ें जमानी शुरू की। इसके बाद खेत तेजी से ऑफिसेज, मॉल्स और रिहायशी सोसाइटीज में बदलने लगे। दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां पहुंची, हजारों नौकरियां आईं। एक आम गांव ग्लोबल कॉर्पोरेट हब बन गया। गुरुग्राम ने दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह तो बना ली, लेकिन शहर की रफ्तार के साथ उसकी सड़कें, नाले और सीवर आगे नहीं बढ़ पाए। चमकती इमारतों के बीच छूटी यही अधूरी बुनियाद आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी, क्योंकि शहर में निवेश तो पूरी रफ्तार से आया, लेकिन उसे संभालने वाला ढांचा उस तेजी से तैयार नहीं हुआ। इसकी वजह समझने के लिए हमें 1970 के दशक में बनी दिल्ली और हरियाणा की दो बिल्कुल अलग अलग नीतियों को देखना होगा। 1976 में दिल्ली में अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ। इस कानून ने किसी एक व्यक्ति या निजी कंपनी के पास बहुत ज्यादा शहरी जमीन जमा होने पर रोक लगा दी। इसका मकसद जमीन की जमाखोरी रोकना और शहर का विकास सरकारी नियंत्रण में रखना था। लेकिन इससे प्राइवेट बिल्डर्स के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े करना मुश्किल हो गया। दिल्ली की सीमा से दूसरी तरफ हरियाणा ने इससे अलग रास्ता चुना। 1975 में हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट आया था। इस कानून के तहत प्राइवेट बिल्डर्स को सरकार से लाइसेंस लेकर सीधे किसानों से जमीन खरीदने और उन पर कॉलोनीज बनाने की इजाजत मिल गई। हरियाणा ने शहरी विकास में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया। इसे सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी वाला मॉडल कहते हैं। यहीं से गुरुग्राम के विकास की दिशा तय होने लगी।
इससे पहले 1977 में हुडा यानी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी। इसकी जिम्मेदारी योजनाबद्ध तरीके से शहरी इलाके विकसित करना और सड़क, पानी, सीवर जैसी सुविधाएं तैयार करना था। लेकिन गुरुग्राम का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से हुडा के जरिए नहीं बसा। 1980 के दशक में डीएलएफ को निजी कॉलोनियां विकसित करने का लाइसेंस मिला। इसके बाद अंसल, यूनिटेक और दूसरे बिल्डर्स भी तेजी से जमीन खरीदने लगे। निजी कंपनियों ने किसानों से खेत खरीदे। उन खेतों पर रेजिडेंशियल सोसाइटीज, दफ्तर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए। बाजार की मांग के हिसाब से जहां ज्यादा मुनाफा दिखा, वहां निर्माण की रफ्तार बढ़ती गई। सरकार लाइसेंस देती रही और बिल्डर अपने अपने हिस्से को डेवलप करते रहे। लेकिन पूरे शहर को एक साथ जोड़ने वाला ढांचा जो है वो पीछे छूटता चला गया। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। किसी बिल्डर ने 100 एकड़ में शानदार सोसाइटी बना दी। अंदर चौड़ी सड़कें थी, पार्क था, अपना सिक्योरिटी सिस्टम था, बिजली जाने पर जनरेटर था, बारिश का पानी निकलने के लिए पंप भी लगा दिए गए। लेकिन सोसाइटी के बाहर वाली मेन रोड, बड़ा नाला और शहर की सीवर लाइन सरकार के भरोसे थी। अगर बाहर का नाला पहले से भरा है तो सोसाइटी के अंदर का बेहतरीन ड्रेनेज भी पानी को बाहर नहीं निकाल सकता। यही विरोधाभास गुरुग्राम की पहचान बन गया। सोसाइटी के गेट के अंदर निजी सुविधाओं की चकाचौंध थी। गेट से बाहर निकलते ही टूटी सड़कें, खुला नाला, ट्रैफिक जाम और जलभराव। शहर में कई ऐसी आलीशान बस्तियां बन गईं जो अपने आसपास के कमजोर सार्वजनिक ढांचे से बिल्कुल अलग दिखाई देती थीं। शहरी मामलों के जानकार इसे आइलैंड्स ऑफ वेल्थ कहते हैं, यानी अमीरी के ऐसे द्वीप जिनके चारों तरफ सार्वजनिक बदहाली फैली हो। लेकिन क्या गुरुग्राम के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया था? बनाया गया था। गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स के लिए मास्टर प्लान 2031 तैयार हुआ। इसे 42,50,000 की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें करीब 16,021 हेक्टेयर जमीन रिहायशी निर्माण के लिए रखी गई, 4,613 हेक्टेयर औद्योगिक और 1,616 हेक्टेयर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तय हुई। परिवहन और संचार के लिए 4,428 हेक्टेयर जमीन रखी गई। इसके मुकाबले खुले और हरे इलाकों के लिए करीब 2,928 हेक्टेयर जमीन का प्रावधान था। यानी निर्माण और सड़कों को सबसे ज्यादा जगह मिली, जबकि पानी सोखने वाली मिट्टी, पार्क और प्राकृतिक खुले इलाकों का हिस्सा काफी कम रहा। मास्टर प्लान के तहत कुल शहरी क्षेत्र की 60% से ज्यादा जमीन किसी न किसी तरह के निर्माण और कंक्रीट वाले इस्तेमाल होने लगी। यहाँ असली परेशानी सिर्फ इमारतें बनना नहीं था। परेशानी ये थी कि निर्माण करते समय जमीन की प्राकृतिक बनावट को नजरअंदाज कर दिया गया। पुराने तालाबों, झीलों और बरसाती रास्तों पर कब्जे हुए। कहीं उन्हें मिट्टी से भर दिया गया तो कहीं सड़क या सोसाइटी खड़ी कर दी गई। पानी सोखने वाली जमीन पर डामर और कंक्रीट बिछा गया। नतीजा ये हुआ कि बारिश का जो पानी पहले मिट्टी में उतर जाता था वो अब सड़कों पर बहने लगा। अब गुरुग्राम का भूगोल समझते हैं। ये शहर अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा है। इसकी जमीन एक जैसी ऊंचाई पर नहीं है। पूर्वी हिस्से में ग्वाल पहाड़ी के आसपास की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 200 मीटर है। पश्चिम में नजफगढ़ ड्रेन की तरह ये ऊंचाई घटकर लगभग 200 मीटर रह जाती है, यानी कि दोनों हिस्सों के बीच करीब 90 मीटर का ढलान है। गुरुग्राम की बनावट को मोटे तौर पर प्याले जैसे समझा जा सकता है। अरावली की तरफ ऊंचे इलाके हैं और शहर के कई हिस्से नीचे हैं। जब तेज बारिश होती है तो ऊंची जमीन का पानी निचले इलाकों की तरफ आ जाता है। गोल्फ कोर्स रोड और आसपास के इलाके इसी बहाव के रास्ते में पड़ते हैं। प्राकृतिक जल रास्ते खुले होते, झीलें बची होती और मिट्टी पानी सोख पाती तो ये ढलान शहर के लिए परेशानी नहीं बनता। लेकिन बिल्डर्स ने तो पानी के पुराने रास्तों पर ही ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी। नतीजा ये हुआ कि बारिश का पानी आज भी अपने पुराने रास्ते पर आता है, लेकिन उसे रोकने और आगे ले जाने वाली व्यवस्था वहां से गायब हो चुकी है। अरावली से उतरने वाले बारिश के पानी को संभालने के लिए गुरुग्राम में कभी प्राकृतिक सुरक्षा चक्र था। इलाके में 118 छोटे बड़े चेक डैम और बादशाही डैम बनाए गए थे। इनमें घाटा बांध, झाड़सा बांध, वजीराबाद बांध और चकरपुर बांध शामिल थे। ये सभी बांध, तालाब और नाले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बारिश होने पर पानी पहले इन बांधों और झीलों में जमा होता था। इससे उसके बहाव की रफ्तार कम हो जाती थी। फिर पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर उतरता था और भूजल को दोबारा भरता था। बचा हुआ पानी प्राकृतिक नालों के रास्ते आगे निकल जाता था। इस व्यवस्था से अचानक बाढ़ भी नहीं आती थी और जमीन के नीचे पानी भी बना रहता था। लेकिन 1990 के दशक के बाद गुरुग्राम में निर्माण की रफ्तार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी, तो इस सुरक्षा चक्र को नजरअंदाज कर दिया गया।
कई बांध तोड़ दिए गए, तालाबों को मिट्टी और मलबे से भर दिया गया, उन पर सड़कें, कॉलोनीज और हाउसिंग सोसाइटीज बनती चली गईं। घाटा झील इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये झील कभी 370 एकड़ में फैली थी और करीब 50 फीट गहरी बताई जाती है, लेकिन अतिक्रमण और निर्माण के कारण इसका खुला हिस्सा सिमट कर करीब 2 एकड़ रह गया है। 1956 के राजस्व रिकॉर्ड में गुरुग्राम के अंदर 640 जल निकाय दर्ज थे। बाद में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये बात रखी गई। जानकारी के मुताबिक इसमें से 389 जल निकाय गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ 251 बचे हैं। पानी रोकने की जगह खत्म होती गई, लेकिन अरावली से आने वाला पानी कब नहीं हुआ। वो आज भी ऊंचे इलाकों से नीचे इलाकों की तरफ ही आता है। फर्क बस इतना है कि अब वहाँ झीलों की जगह कंक्रीट का जंगल खड़ा है, इसलिए पानी सड़कों, अंडरपास, बेसमेंट और घरों में भरने लगता है। NH48 यानी कि दिल्ली जयपुर हाईवे के निर्माण से भी कई बरसाती रास्ते प्रभावित हुए। इन सड़कों ने गुरुग्राम की कनेक्टिविटी और जमीन की कीमत तो बढ़ाई, लेकिन पानी निकलने के पुराने रास्ते कमजोर कर दिए। गोल्फ कोर्स रोड पर ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता कभी केवल 2.5 मिलीलीटर प्रति घंटे की बारिश संभालने लायक बताई गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर करीब 6.5 से 7 मिलीमीटर प्रति घंटे कर दिया गया, लेकिन जब कम समय में 50 से 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो ये व्यवस्था जवाब दे देती है। सोसाइटी के अंदर पंप और नाले होने के बावजूद पानी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि बाहर की मेन लाइन पहले ही भर चुकी होती है। ऐसे में पानी पर उल्टा दबाव बनता है और वो वापस सोसाइटी की तरफ आता है या सड़कों पर जमा हो जाता है। गुरुग्राम में करीब 60 से 70% बारिश के पानी की निकासी बादशाहपुर ड्रेन से होती है। करीब 26 से 30 किलोमीटर लंबा ये नाला घाटा से शुरू होकर नजफगढ़ ड्रेन में मिलता है, लेकिन अतिक्रमण के कारण ये कई जगहों पर संकरा हो गया है। खानसा गांव के पास बादशाहपुर ड्रेन की चौड़ाई कभी करीब 45 मीटर हुआ करती थी, जो अब घटकर 10 मीटर से भी कम रह गई है। यानी पानी की बड़ी धारा को बेहद संकरे रास्ते से निकलना पड़ता था। तेज बारिश के दौरान यहाँ पानी आगे जाने के बजाय पीछे लौटने लगता था। इसका असर हीरो होंडा चौक और NH48 तक दिखाई देता था। 2016 का गुरु जाम इसी समस्या की बड़ी चेतावनी था। बारिश के बाद शहर में ऐसा जाम लगा कि लोग लगभग 24 घंटे तक सड़कों पर फंसे रहे। इसके बावजूद पानी के रास्तों को ठीक करने के बजाय अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे सुधार किए जाते रहे। अभी मैंने बताया था कि बादशाहपुर ड्रेन का पानी नजफगढ़ ड्रेन में जाता है, जिसे नजफगढ़ नाला भी कहा जाता है। वो कभी साहिबी नदी के बहाव का हिस्सा था। राजस्थान से आने वाली ये नदी हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ जाती थी। आज नजफगढ़ ड्रेन में सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक और गाद जमा है। यानी गुरुग्राम के पानी की निकासी का आखिरी रास्ता भी कमजोर हो गया है और वो जाम है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि गुरुग्राम बारिश में ऊपर से डूबता है, लेकिन जमीन के नीचे पानी खत्म हो रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक शहर में प्राकृतिक रूप से जितना ग्राउंड वाटर भरता है, उसके मुकाबले करीब 195% पानी निकाला जा रहा है। इसी कारण गुरुग्राम को ओवर एक्सप्लॉइटेड यानी कि डार्क जोन की श्रेणी में रखा गया है। डंडाहेड़ा, चकरपुर और वजीराबाद जैसे इलाकों में पिछले कुछ सालों के दौरान ग्राउंड वाटर लेवल 5 से 10 मीटर तक नीचे गया है। वजीराबाद में पानी का स्तर करीब 39.6 मीटर से गिरकर 50.1 मीटर तक पहुंच गया है। बढ़ती आबादी, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क और अवैध बोरवेल ने इस संकट को और ज्यादा गंभीर बनाया है। जो बारिश ग्राउंड वाटर को भर सकती थी, वो कंक्रीट के कारण बाढ़ बनकर सड़कों पर बह जाती है। गर्मियों में शहर पानी के लिए जमीन को और गहरा खोदता है। मानसून में उसी पानी को पंप लगाकर बाहर निकालता है। यानी गुरुग्राम एक साथ बाढ़ और सूखे से लड़ रहा है। इससे शहर को हर साल करीब 150 से 200 करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है। इसकी सबसे ज्यादा कीमत निचले इलाकों और मजदूर बस्तियों में रहने वाले लोगों को चुकानी पड़ती है। सीवर मिला पानी घरों तक पहुंचता है, इससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। महंगी सोसाइटीज के लिए बारिश बड़ी असुविधा है। गरीब परिवारों के लिए बारिश घर, रोजगार और सेहत का संकट बन जाती है। गुरुग्राम ने पानी रोकने वाली जगहें मिटाकर बाढ़ को बुलाया और भूजल गंवाकर सूखे का रास्ता बनाया। इसलिए अब सिर्फ बड़े नाले बनाना काफी नहीं होगा। शहर को बचाना है तो बारिश के पानी को निकलने के साथ उसे जमीन में वापस पहुंचाने का रास्ता भी बनाना होगा। अच्छी बात यह है कि अब कुछ योजनाएं इसी सोच के साथ तैयार की जा रही हैं। इनमें बड़े नालों का निर्माण भी शामिल है और पानी को जमीन के अंदर सहेजने की नई तकनीक भी। लेकिन असली फर्क तभी पड़ेगा जब ये सभी कोशिशें एक दूसरे से जुड़कर काम करेंगी।
GMDA यानी गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इनमें सबसे अहम लेग 4 ड्रेन है। करीब 105 करोड़ की लागत से सदर्न पेरिफेरल रोड के साथ 4.3 किलोमीटर लंबी कंक्रीट बॉक्स ड्रेन बनाई गई है। ये वाटिका चौक की तरफ से शुरू होकर सेक्टर 37D तक जाती है। इसकी पानी ले जाने की क्षमता करीब 1400 क्यूसेक रखी गई है। इसका मकसद है वाटिका चौक के आसपास बारिश का पानी तेजी से निकालना। इससे बादशाहपुर ड्रेन पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकता है। दूसरा बड़ा काम लेग 1 ड्रेन का है। ओल्ड दिल्ली गुरुग्राम रोड पर महावीर चौक से ढूंढाहेड़ा और कपासेड़ा बॉर्डर की तरफ करीब 30 साल पुराने ईंटों वाले नाले को बदला जा रहा है। लगभग 32 करोड़ की लागत से यहां पर नया प्रीकास्ट कंक्रीट ड्रेन बनाया जा रहा है। इससे ड्रेन की क्षमता करीब 300 क्यूसेक से बढ़कर 550 क्यूसेक हो जाएगी। इसका फायदा सेक्टर 21, 22, 23, पालम विहार और आसपास के इलाकों को मिलने की उम्मीद की जा रही है। इन इलाकों में पानी जमा होना और ट्रैफिक रुकना बहुत आम समस्या हो गई है। खांडसा के पास बादशाहपुर ड्रेन का संकरा हिस्सा भी सालों से बड़ी रुकावट था। जमीन का अधिग्रहण करके ड्रेन को चौड़ा किया गया है। इसके बाद पानी ले जाने की क्षमता करीब 500 क्यूसेक से बढ़कर 2100 क्यूसेक हो गई है। इससे पानी के पीछे लौटने और हीरो होंडा चौक की तरफ भरने का खतरा कम हुआ है। लेकिन सिर्फ बड़े नाले बना देना स्थायी समाधान नहीं है। अगर सारा पानी तेजी से नजफगढ़ ड्रेन में भेज दिया गया और आगे का रास्ता भरा हुआ मिला तो परेशानी किसी दूसरी जगह पहुंच जाएगी। इसलिए नई सोच ये है कि बारिश के पानी को बोझ नहीं बल्कि जरूरी संसाधन माना जाए। नगर निगम गुरुग्राम और IIT गांधीनगर के एक्सपर्ट्स ने सुभाष चौक, राजीव चौक, मेदांता अस्पताल रोड और शीतला माता रोड जैसे इलाकों के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक और वाटर इंजेक्शन वेल्स का प्रस्ताव दिया है। इसका तरीका काफी आसान है। भारी बारिश के समय ड्रेनेज सिस्टम जितना पानी नहीं संभाल पाएगा उसे बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में जमा किया जाएगा। ये कुछ समय के लिए बफर की तरह काम करेंगे, यानी कि सड़क पर भरने वाला पानी नीचे बने टैंक में चला जाएगा। बारिश रुकने के बाद उस पानी को साफ करके धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजा जाएगा। इसके लिए वाटर इंजेक्शन वेल्स इस्तेमाल होंगे। इनकी क्षमता करीब 48 से 80 लीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। ये कुएं पानी को जमीन के अंदर मौजूद एक्वीफर तक पहुंचाएंगे। एक्वीफर जमीन के नीचे मिट्टी और चट्टानों की वो परत होती है जहां पानी जमा रहता है। इससे सड़क पर वाटर लॉगिंग कम होगी और ग्राउंड वाटर भी दोबारा भर सकेगा। ये सब एक जल व्यवस्था का हिस्सा है। अगर बारिश का पानी बचाया जाए, साफ पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर हो और गंदे पानी को साफ करके दोबारा काम लिया जाए तो शहर पर ग्राउंड वाटर का दबाव कम हो सकता है। इसके साथ प्राकृतिक व्यवस्था को वापस लाना भी जरूरी है। चकरपुर वजीराबाद बांध और उससे जुड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन का इको रेस्टोरेशन इसका अच्छा एग्जाम्पल है। IM गुरुग्राम NGO ने वन विभाग और कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ मिलकर यहां से करीब 180 ट्रक कचरा निकलवाया। आसपास देसी पेड़ लगाए गए। पानी के पुराने रास्ते को फिर से साफ किया गया। अब ये इलाका नाले की तरह नहीं बल्कि पानी सहेजने वाली हरित पट्टी की तरह काम कर रहा है। इसी तरह झाड़सा झील के कुछ हिस्सों को भी दोबारा से जिंदा करने की कोशिश हुई है। ऐसे प्रयास बताते हैं कि हर समाधान कंक्रीट से नहीं होता। कई बार झील, मिट्टी और पेड़ किसी बड़े पंप से ज्यादा असरदार होते हैं। गुरुजल पहल भी तालाबों को फिर से जिंदा करने और स्थानीय लोगों को जल संरक्षण से जोड़ने पर काम कर रही है। इसका 6R तरीका पानी के इस्तेमाल को घटाने, वाटर रिसोर्सेज को बचाने, पुराने तालाबों को वापस लाने और योजनाओं पर नए सिरे से सोचने की बात करता है। क्योंकि झील की सफाई एक बार करके छोड़ देना काफी नहीं है, उसकी देखभाल और उसे अतिक्रमण से बचाना भी जरूरी है। नई कॉलोनियों में पानी सोखने वाले फुटपाथ, बायोस्वेल और रिटेंशन पॉन्ड भी जरूरी है। बायोस्वेल हरियाली से भरी हल्की गहरी पट्टी होती है जो बारिश के पानी को रोककर धीरे धीरे जमीन में उतारती है। रिटेंशन पॉन्ड एक्सेस वाटर को कुछ समय के लिए जमा रखते हैं। इससे नालों पर अचानक से पड़ने वाला जो दबाव होता है वो कम होता है। लेकिन इन योजनाओं का फायदा तभी होगा जब अलग अलग विभाग एक साथ काम करें। सड़क बनाने वाली एजेंसी प्राकृतिक नाला बंद ना करे, बिल्डर सोसाइटी बनाते समय सिर्फ उसके अंदर की चिंता ना करे, प्रशासन तालाब बचाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नियमित जांच करे। नागरिक भी अपने परिसर का पानी सड़क पर छोड़ने के बजाय उसे सहेजने की जिम्मेदारी ले। अर्बन प्लानिंग का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें, एक्सप्रेसवे और चमकते हुए दफ्तर बनाना नहीं होता है। असली योजना वो है जिसमें ये पहले तय हो कि लाखों लोगों का पानी कहाँ से आएगा और बारिश का पानी कहाँ जाएगा। गुरुग्राम को सच में स्मार्ट सिटी बनना है तो उसे प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि प्रकृति के साथ चलना होगा। क्योंकि अब इस शहर के पास एक ही रास्ता है,
वाटर सेंसिटिव यानी कि पानी को समझने और सहेजने वाला शहर बनना ही होगा। आज के अनकही में इतना ही, दीजिए इजाजत।